नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था पार्ट ऑफ स्पीच के दो हिस्सों पे। पहला था नाउन और दूसरा था प्रोनाउन। दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच पे मैंने आपके साथ विशेष चर्चा की थी और ख़ासकर प्रोनाउन को लेके मैंने एक छोटी से छोटी जानकारी आपके सामने डिलीवर की थी, जिससे कि जो गलतियाँ आज तक आप प्रोनाउन में करते हुए आए हैं वो आगे ना करें। प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बड़े गहराई से उपयोग करना सिखाया था कि किसी भी वाक्य में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। ये आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा। बचे हुए पार्ट ऑफ स्पीच अब हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे, जो उससे आगे वाले पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स से जो अभी भी जुड़े हैं, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हम अध्ययन कर रहे हैं जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कोई भी व्यूअर ये अर्थ ना लगाए कि मैं मान लीजिए आर्टिकल या प्रपोजिशन कुछ भी लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो वी आर डिस्कसिंग एज ए चैप्टर, कि हम उनका अध्ययन चैप्टर की तरह कर रहे हैं, बल्कि हम उनका अध्ययन एक इंट्रोडक्शन की तरह कर रहे हैं। ये चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, क्योंकि आगे चल के जितने भी हेडिंग हम इसमें पढ़ेंगे उनका अध्ययन हम व्यापक रूप से बड़े बड़े चैप्टर के रूप में आपको कराएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन इसलिए कराया जा रहा है कि जब तक आप वो चैप्टर ना पढ़ें तब तक आपको ये ज्ञान रहे कि वाक्य बनाने में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच से। हमने 2 नंबर तक के पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब हम 3rd नंबर वाले पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं। हमारा तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो है आर्टिकल्स। वाक्य बनाने में ये छोटा पार्ट ऑफ स्पीच है, पर योगदान उतना ही है जितना किसी बड़े पार्ट ऑफ स्पीच का होता है। इनका इस्तेमाल पहले तो ये जान लें, वाक्य में नाउन से पहले होता है और इनका इस्तेमाल 2 वजह से किया जाता है। एक तो नाउन की संख्या को डिफाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए। दूसरा नाउन से पहले आके उनकी प्रकृति को निश्चित बनाने के लिए। तो इन्हें हम 3 नामों से जानते हैं, आर्टिकल ए, एन एवं द। आप नीचे एग्जाम्पल देखें कुछ, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है सी इज़ द डॉक्टर। तो यहाँ डॉक्टर एक नाउन है, इसको इंडेफिनिट और इसकी संख्या निर्धारित करने के लिए हमने यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है। अभी कैसे होगा अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसे चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे तब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया इंजीनियर, जिससे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया यहाँ पे एन। ये यहाँ पे आर्टिकल की तरह काम कर रहा है, सेम वे इसकी तरह संख्या निर्धारित करने के लिए। तीसरे एग्जाम्पल में हमने 2 नाउन से पहले 2 आर्टिकल लगाए हुए हैं, जो नाउन की प्रकृति को निर्धारित या निश्चित बनाने के लिए काम में आ रहे हैं। तो आपने जाना कि आर्टिकल का उपयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है और संख्या और प्रकृति को निर्धारित करने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे, वो है प्रपोजिशन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 4, वो है प्रपोजिशन। बहुत ही जटिल पार्ट ऑफ स्पीच माना गया है अंग्रेजी में। आगे चल के हम इसे एक बड़े चैप्टर के रूप में आपको अध्ययन कराएंगे। इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ज़्यादातर बच्चे ज़िंदगी भर भ्रमित रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी भी ये उनको अलाउ नहीं करता कि सही तरीके से हम प्रपोजिशन का उपयोग करें। वो हम सिखाएंगे आप लोगों को। अभी हम इसका उपयोग जान लें कि वाक्य में इसका उपयोग क्या है। बहुत सरल भाषा में बात करूँ तो प्रपोजिशन बिल्कुल सब्जी के उस मसाले की तरह है। सब्जी में कुछ ऐसे मसाले होते हैं कि जिनके कमी होने पे हमें तुरंत उनके बारे में पता लग जाता है, जैसे नमक। तो सेम वे प्रपोजिशन जब होते हैं बैलेंस, जब मसाले बैलेंस हैं डिश में, तो आपको कमी महसूस नहीं होगी। वही प्रपोजिशन का हाल है। जब प्रपोजिशन वाक्य में बैलेंस है तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब ये नहीं है तो उस समय हमें लगेगा कि वाक्य स्वाद विहीन हो गया, जैसे कोई डिश स्वाद विहीन हो जाती है बिना स्पाइस के। तो ये 2 एग्जाम्पल ध्यान से देखें, इन्हीं से आपको पता लग जाएगा कि प्रपोजिशन का रोल क्या है वाक्य में। अगर एक बहुत छोटे शब्द में इनकी व्याख्या करूँ तो ये लिंकिंग वर्ड है, या किसी भी वाक्य की कोई मिसिंग लिंक है, एक कड़ी है। जैसे रेलगाड़ी के 2 डिब्बों को जोड़ने के लिए बीच में कपलिंग होता है, अगर वो ना हो तो वो डिब्बे कभी ना जुड़ें। तो ये कपलिंग की तरह काम करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है देयर इज ए कप ऑन द टेबल। अब इस वाक्य में पूरा अर्थ आ रहा है कि एक कप टेबल पर रखा हुआ है। सपोज करिए हम इस शब्द को हटा दें यहाँ से, तो कप हवा में रह जाएगा और टेबल ज़मीन में, मतलब दोनों का लिंक कट गया। इस संबंध को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे? प्रपोजिशन। इस शब्द की व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं, प्री और पोजिशंस। प्री माने पहले और पोजिशन माने स्थिति। यानी पहली परिभाषा ये होती है प्रपोजिशन की कि नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और उनकी स्थिति को वाक्य में स्पष्ट करता है, इसलिए इसका नाम ही प्रपोजिशन पड़ गया। दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो इससे दूसरी डेफिनेशन हमें पता लगेगी प्रपोजिशन की कि ये ब्रिज की तरह काम करता है।
मान लीजिए वाक्य में एक नाउन का दूसरी नाउन से आपको संबंध जोड़ना है, तो ये काम अंग्रेजी में सिवाय प्रपोजिशन के कोई दूसरा शब्द नहीं कर सकता। यहाँ देखें ध्यान से कि बुक का संबंध हम साइंस से जोड़ रहे हैं, किसके द्वारा? प्रपोजिशन के द्वारा, और वो है ऑफ। लेटर सपोज मैं ऑफ को यहाँ से हटा देता हूँ, तो वी नेवर नो, हम कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि बुक का साइंस से क्या रिलेशन है। तो ये चौथा पार्ट ऑफ स्पीच वाक्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाक्य को अर्थ प्रदान भी कर सकता है और वाक्य के अर्थ को विड्रॉ भी कर सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आगे चल के हम इसका विस्तार से जब अध्ययन करेंगे तो बहुत गहराई से इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। अब आते हैं हम अगले 5 नंबर पार्ट ऑफ स्पीच पे। तो दोस्तों अब हम अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन आपको कराने जा रहे हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये 2 पार्ट ऑफ स्पीच लगातार हम पढ़ेंगे 5th और 6th नंबर पे, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये दोनों ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो बच्चा ज़िंदगी भर रटता है, ना तो उसे पहचानना आता है, ना उसे किताबी परिभाषा से इनको समझना आता है। किताबी परिभाषा कहती है कि किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ये पढ़ने के लिए अच्छी है पर प्रैक्टिकली इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि विशेषता किस चिड़िया का नाम है, ये किस हवा में उड़ रही है, किसी को नहीं पता। आप उसे सिंगल एडजेक्टिव नहीं पहचान पाओगे किसी सेंटेंस के अंदर। और मैं आपको इतने सिंपल तरीके से सिखाऊंगा ये चीज़ पहचानना कि ज़िंदगी में आप एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानने में अभी बेसिक लेवल पे ही इनको इतना सीख जाओगे कि ज़िंदगी में गलती नहीं करोगे। तो फॉरगेट अबाउट इट कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप सीखिए इसे नई तरीके से। मैं आपको एक नए तरीके से सिखा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए किसी कमरे में कोई व्यक्ति का प्रवेश हुआ और हमने देखा कि उसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, तो मैंने कहा ही वियर्स से ब्लू शर्ट। किसी ने वाइट कलर का कैप लगाया हुआ है, तो मैंने कहा ही वियर्स से वाइट कैप। तो मैंने यहाँ पे 2 नाउन के लिए कलर डिफाइन किए, एक के लिए ब्लू, एक के लिए वाइट। मान लीजिए हम किसी हॉल में एंटर करते हैं, बहुत बड़ा हॉल नज़र आता है, तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा है, दिस इज़ ए लार्ज हॉल। तो हमने उस हॉल के आकार को निर्धारित किया लार्ज से। तो हम एडजेक्टिव को विशेषता शब्द से याद ना रख के विशेषता को एल्यूबरेट करें कि विशेषता किन किन रूपों में होती है। तो ज़रा ध्यान से देखें बोर्ड पे, विशेषता इन रूपों में होती है। अगर ये रूप वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आपको देखते हैं, जैसे कलर यानी रंग, शेप यानी आकृति, साइज यानी आकार, नेचर यानी प्रकृति, क्वालिटी यानी किस्म, नंबर यानी संख्या, एवं क्वांटिटी यानी मात्रा, अगर इन रूपों में आपको कोई विशेषता नज़र आती है वाक्य के अंदर, तो वो शब्द निश्चित रूप से वाक्य में किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। तो फोकस आप इन चीज़ों पे करें जिनसे आप एडजेक्टिव को बड़ी इजीली पहचान सकें। मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनके बारे में, उन एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और एक एग्जाम्पल पढ़ने से आप सैकड़ों एडजेक्टिव अपने लिए याद कर सकेंगे। तो लेट्स सी, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूँ। तो दोस्तों एडजेक्टिव के एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें, मैंने लिखा है ब्लू काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये काइट नाउन है या ब्लू मैंने लिखा, ये कलर को डिफाइन कर रहा है इस नाउन का, किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। अगर मैं यहाँ येलो लिख दूंगा तो भी एडजेक्टिव, ग्रीन लिखूंगा तो भी एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि शब्द बदलने से आपके पहचानने की क्षमता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा हर एडजेक्टिव। ये बहुत बड़ी बात है, एक शब्द रट के आप एक ही शब्द पहचानोगे, समझ के आप कलर से हज़ारों एडजेक्टिव बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन, दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है चिल्ड्रन कैन ड्रा स्ट्रेट लाइन। लाइन होता है नाउन, स्ट्रेट यानी सीधी है, यानी शेप को बता रहे। टेढ़ी होती तो भी ये शेप को बताता, किसका काम करता है? एडजेक्टिव। तीसरे एग्जाम्पल में हमने लिखा बिल्डिंग, नाउन है, लार्ज इसके साइज को बता रहा है। अगर मैं इसे स्मॉल कर दूंगा तो भी साइज रहेगा, यानी हम रट नहीं रहे, सिर्फ उस शब्द को याद रखने से हम ऐसे कई एडजेक्टिव और भी बना सकते हैं। इस अगले एग्जाम्पल में आते हैं, मैंने लिखा ही इज़ काइंड। ही को आप पहचानते ही हैं क्योंकि मैं इसी चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, प्रोनाउन है। काइंड लिख के हम इसके नेचर यानी स्वभाव को बताते हैं। अब अगर ये क्रूअल कर देंगे तो भी स्वभाव को बताएंगे, ऑनेस्ट कर देंगे तो भी नेचर को बताएंगे, यानी बहुत सारे एडजेक्टिव का पोटेंशियल इस शब्द में छुपा हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल में देखें यहाँ पे, यहाँ फूड है, ये फूड यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और ये डिलीशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है इसके लिए, जो इसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो अगर इस जगह कोई दूसरा शब्द हम फूड की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करेंगे, वो भी किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव। तो बजाय आप इन शब्दों पे फोकस करने के, आप उन ब्रैकेट में दी गई चीज़ों पे फोकस करिए, सैकड़ों हजारों एडजेक्टिव आपको वैसे ही पता लग जाएंगे। क्योंकि सिर्फ विशेषता शब्द कहने से कभी एडजेक्टिव नहीं पहचान सकते। विशेषता किस रूप में होती है
उससे ही हम एडजेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमारी विशेषता के 2 रूप और रह गए हैं डेफिनेशन में जो मैंने बताए थे, उनके मैं 2 एग्जाम्पल में यहाँ आपके सामने और पेश करता हूँ, जिससे एडजेक्टिव की पूरी जानकारी हमको मिल जाए। तो लेट्स सी, वो बचे हुए 2 एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। तो बचे हुए 2 रूप एडजेक्टिव के यहाँ इन 2 एग्जाम्पल में देखें। मैंने लिखा है आई हैव रेड मैनी नोवेल्स इन लाइब्रेरी। तो नोवेल्स नाउन है, मैनी इसके लिए नंबर को डिफाइन करता है। यहाँ मैंने लिखा है सी टेक्स लिटिल शुगर इन टी, ये शुगर नाउन है, लिटिल इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करता है। तो एडजेक्टिव को पहचानने के लिए जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, कलर, शेप, साइज, नेचर, क्वालिटी, नंबर एवं क्वांटिटी, इन पर फोकस करें। विशेषता सबको भूल जाइए, उससे आप कभी भी प्रैक्टिकली एग्जाम में गलती ढूंढना तो दूर, एडजेक्टिव को पहचान नहीं पाएंगे। पर ये शब्द आपने ध्यान रख लिए तो ये ज़िंदगी में आश्वस्त रहिए कि आपको एडजेक्टिव पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली सीखना है, क्योंकि हमें डेफिनेशन कहीं नहीं लिख के आनी है, हमें उसको पहचानना है। तो ये था हमारा 5वां पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों अब चलते हैं अब अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे, 6 नंबर, दैट इज एडवर्ब। तो हमारा 6वां पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है अंग्रेजी में वो है एडवर्ब्स। ये एडजेक्टिव से भी जटिल माना जाता है पहचान की दृष्टि से किसी भी वाक्य के अंदर, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडवर्ब को उपयोग करने में और पहचानने, उपयोग करना अभी हमारा ध्येय नहीं है, पर पहचानना सबसे बड़ा उद्देश्य है। किताबी ज्ञान पे जाएं तो वो ये कहता है कि किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब के नाम से जानते हैं। वही दिक्कत जो हमने एडजेक्टिव में महसूस की थी वो यहाँ महसूस करेंगे। उल्टी हमें दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम उसको तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सीख गए, यहाँ ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये परिभाषा जो आज तक हम जिंदगी भर पढ़ते आए हैं, वो परिभाषा का केवल 1/3 हिस्सा है, क्योंकि 2/3 हिस्से ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर हमसे वंचित रहते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो पहले तो हम अपनी परिभाषा को कंप्लीट करें। हम कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, उतनी परिभाषा तो इस शब्द में ही छुपी हुई है। आप इसके 2 टुकड़े कर लीजिए, एड प्लस वर्ब्स। एड का मतलब एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म, और वर्ब्स माने क्रिया, यानी क्रिया का एडजेक्टिव मतलब एडवर्ब। पर इस विशेषता में, इस परिभाषा में 2 चीज़ों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उनके बिना एडवर्ब की परिभाषा हमेशा अधूरी रहेगी। पहली चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब की विशेषता बताने से, ये इनका मुख्य काम है। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं पता होती कि अगर वाक्य में पहले से ही कोई एडजेक्टिव मौजूद है तो एक एडवर्ब लगा के हम इस एडजेक्टिव की विशेषता और बढ़ा सकते हैं। और तीसरा सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि अगर वाक्य में एक एडवर्ब पहले से मौजूद है तो एक और एडवर्ब काम में लेके हम इस पहले वाली एडवर्ब की विशेषता को और बढ़ा सकते हैं। तो मतलब 3 तरीके की विशेषताएं हुई, क्रिया की, किसी एडजेक्टिव की और किसी एडवर्ब। अब ये सारी चीज़ें जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, जिससे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी और कभी भी आपको एडवर्ब पहचानने में तकलीफ नहीं होगी। तो देखते हैं इनको एग्जाम्पल के माध्यम से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इनमें एडवर्ब का रहस्य छुपा हुआ है। पहले एग्जाम्पल को देखें, यहाँ लिखा है सी स्पीक्स। केवल इन 2 शब्दों पे फोकस करें। अगर इस शब्द के लिए बात करूँ मैं, अगर मुझे कोई विशेषता बतानी है तो आई नीड एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रोनाउन है। बट यहाँ पे हम इस वर्ब के बारे में फोकस कर रहे हैं। आदमी के बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने इनके लिए एक तरीका बताया कि ये बोलते कैसे हैं, पोलाइटली, मतलब मैंने इसकी विशेषता बताई है। तो ये शब्द यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ लिखा हमने दे रन। रन क्या है यहाँ पे, वर्ब। कोई धीरे चलता है, कोई तेज़ दौड़ता है, तो मैंने इनकी गति बढ़ाई किससे, फास्ट से, मतलब इसकी विशेषता हम इससे बढ़ा रहे हैं। क्या हो गया ये, एडवर्ब। तो परिभाषा का पहला रूप हमें इन 2 एग्जाम्पल में नज़र आता है। दूसरे रूप पे है, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल आपके सामने डिस्प्ले किया था अपनी वीडियो में, ही इज़ काइंड। काइंड यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि ये ही की विशेषता बढ़ाता है। अब इस विशेषता में 4 चांद लगा रहा है ये शब्द, वेरी। इसका मतलब हुआ कि ये एडजेक्टिव की विशेषता को बढ़ाने वाला शब्द है, जो किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब। तो ये हो गया इसकी परिभाषा का दूसरा रूप। तीसरा सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट जो मैंने कहा था, इस एग्जाम्पल में देखें, लिखा है दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो वेरी को भूल जाएं, वर्किंग यानी वर्ब। कैसी मेहनत करते हैं, अच्छी। तो यानी मैंने किससे बताया, हार्ड से, कठोर मेहनत। अब इस मेहनत को और अच्छी बनाने के लिए हमने यहाँ पे किसको ऐड किया, वेरी। तो ये शब्द पहले से ही यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा था, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बढ़ा रहा है। एक वर्ड और जोड़ के हमने इस वाले शब्द की विशेषता को और बढ़ा दिया, मतलब ये एडवर्ब का भी क्या हो गया, एडवर्ब। तो 3 रूप हमने आपको डिफाइन किए थे, वो इन एग्जाम्पल में देखने को मिल रहे हैं। वर्ब की विशेषता बताना, एडजेक्टिव की विशेषता बताना, और ज़रूरत पड़े तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये एडवर्ब
का एग्जाम्पल समझने के बाद ये चीज़ पता लगी होगी कि हम 3 तरीके की विशेषताएं एडवर्ब से बता सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे। इसके बाद ये हमारा मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच को, 7th नंबर पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब हम अपना आखिरी और 7th नंबर पार्ट ऑफ स्पीच लेने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये नाउन का ही एक ग्रुप होता है, पर वाक्य में से एक अलग दर्जा दिया गया है। अगर एक बहुत सरल भाषा में से समझाऊं तो ये पद है जिसका उपयोग वाक्य में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी पद जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे चल के कुछ चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बड़े चैप्टर, वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी सीख लेंगे तो आगे कॉन्फिडेंस रहेगा हमें। 2 एग्जाम्पल ध्यान से देखें। मैंने लिखा है यहाँ पे ही इज़ ए डॉक्टर। अब मैं अगर इस शब्द का स्टेटस जानना चाहूँ इस सेंटेंस में ये क्या है, तो ये ही के लिए एक पद को परिभाषित कर रहा है। तो इसे हम अंग्रेजी की भाषा में कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, हिंदी की भाषा में कहेंगे सब्जेक्ट का पद। ये पहले टाइप का कॉम्प्लीमेंट होता है। दूसरा है, मैंने लिखा है एग्जाम्पल, दे मेड हिम चेयरमैन। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। ये चेयरमैन इसके लिए है पद। अब ये सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट का पद। तो इसका मतलब 2 तरीके के पद हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट। ये कॉम्प्लीमेंट हमारे विशेष काम आएगा कुछ चैप्टर के अंदर, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ निकलता है वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई भी पद। तो इस तरीके से हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आपको वाक्य के एक एक कण कण को पहचानना आ जाएगा। अब आप एक एक शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछने बैठ जाए कि भाई ये शब्द क्या है, तो आप आर्टिकल बता सकते हैं। ये शब्द क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इससे हमारा ये बेसिक क्लासेस का उद्देश्य यहाँ पे आज पूरा हो जाता है। ये बेसिक नॉलेज जो हमने कहा था आपको टेंस पढ़ाने से पहले हमें देना ज़रूरी है, वो आज यहाँ समाप्त हो जाती है। तो अगले वीडियो से हम अपने एक विशेष मॉड्यूल की शुरुआत करेंगे जिसमें आप टेंस का ज्ञान अर्जित करोगे, और यह मॉड्यूल लंबा चलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और ज्ञान के इस सागर में स्वयं भी डुबकी लगाते रहिए और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और नज़दीकी लोगों को इससे जोड़ते रहिए। वो सहयोग हम आपसे हमेशा उम्मीद करते हैं आप हमें करोगे। और मैं बार बार आपसे ही कहूँगा कि आपसे जो स्नेह और प्रेम मुझे मिल रहा है इन वीडियोस को देखने के माध्यम से, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। बी प्रिपेयर्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।